नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम आपके अपने यूट्यूब चैनल के रियल लाइफ में हमने कल चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें हमने 1 से लेकर जितनी भी क्लासें अभी तक करवाई हैं उन सब की अभी तक हमने प्लेलिस्ट बना दी है। 1 बाय 1 क्लास को आप देख सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले दिया है, कह रहा है कि अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यह शेर क्यों बने हुए हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कृत किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य और साम्राज्य को क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य का पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में 3 विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे भिन्न हैं? चूँकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है।
इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इसमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एक विशिष्ट मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। नजराना। जहाँ कर नियंत्रित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदाधिकारियों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। राजधानी में सम्राट। मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उनके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों का शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों से लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई और उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर या उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते।
पुत्र के बारे में। आधुनिक पटना यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यहाँ एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसे 770 बुर्ग और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांच से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे उन जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का कलिंग का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण यह युद्ध माना जाता है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पेज नंबर 64 में देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विस्तृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ क्यों जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में इसलिए उत्कृत कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म या प्राकृत रूप है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें कि बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उसने संवेदना दी थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्हें धम्म महामात नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी
कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। एक कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमिकों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना। दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो यह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। यह लिपि अशोक द्वारा लिखी गई लिपियां हैं, इसमें दी गई हैं। आरंभिक ब्रह्मी लिपि है, देवनागरी हिंदी लिपि है, बांग्ला, मलयालम और तमिल। यह अक्षर दिए हुए हैं उस समय के। तो यहीं पर हम इस चैप्टर का समापन करते हैं और आगे आने वाले यानी अगली वीडियो में हम चैप्टर 8 को पूरी तरह डिटेल में समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।